प्रदेश के हर कोने से आए हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मैं नमन करता हूं। सम्मानित मंच का आज बहुत शुभ अवसर है और बहुत सोच समझकर हमने ये माइक बंद करना पड़ेगा, बंद कर दीजिए। बहुत सोच समझकर हमने ये तारीख तय की थी, क्योंकि इस तारीख के अपने मायने हैं। सरदार पटेल जी जो आज भी देश के सर्वमान्य किसानों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, आज जो हमारे देश का स्वरूप है उसे बनाने में और बचाने में उनका सबसे बड़ा योगदान, और देश में वन एंड ओनली लौह पुरुष हैं। कहने को तो बहुत लोग क्लेम किए हैं, लेकिन वन एंड ओनली सरदार पटेल ही लौह पुरुष है। तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के तारीख से हमारी मंशा थी कि जब हम कुछ नई चीज प्रदेश की जनता के आगे लाएंगे तो जनता को विश्वास होगा कि आज के पावन अवसर पर अगर कोई कुछ कह रहा है तो निश्चित तौर पर ईमानदारी से उसका पालन भी किया जाएगा। सरदार पटेल जी के संदर्भ में हमें यह भी कहना पड़ेगा, बहुत पीड़ा है इसे कहते हुए, कि आज मौजूदा हालात प्रदेश के और देश के अच्छे नहीं है। किसानों के नहीं है, मजदूर के नहीं, गरीब के नहीं है। लगभग 1 वर्ष से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दी हैं। कल भी एक किसान टीकरी बॉर्डर पर शहीद हुए। जींद जिले, हरियाणा जिले से वो आके वहां बैठे थे। 63 साल की उनकी आयु थी, उनका निधन हो गया। और देश और प्रदेश, आप सब गवाह हो किस तरह से लखीमपुर की भी घटना आपके आंखों के आगे हुई। यह आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार यह आंदोलन नहीं हुआ। किसानों को तो लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आजादी के पहले भी इतिहास के जानकार इस बात को जानते हैं, बड़े बड़े आंदोलन किसानों ने रचे। 1874 में शायद पहला एक बड़ा आंदोलन दर्ज हुआ, जिसे डेक्कन आंदोलन माना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाबा साहेब देशमुख जी के नेतृत्व में, और वह आंदोलन था महाजन से, उस चुंगल से किसान को छुटकारा दिलाने के लिए 1874 में। उसके बाद 1906 में संयुक्त पंजाब में, जिसकी लपटें, जिसकी पहुंच पूरे उत्तर भारत तक फैली थी। और आपको याद होगा कि दयाल जी का एक बहुत फेमस गाना था, जिस नाम से ही वो आंदोलन जाना जाता है, कि पगड़ी संभाल जट्टा, जो शहीद भगत सिंह जी के चाचा जी चौधरी शहीद अजीत सिंह जी ने उसका नेतृत्व किया था 1906। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के पहले भी 1914 में झारखंड के आदिवासी लोगों ने आवाज उठाई किसानों की, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ। और वो लड़ाई आज के तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में आंदोलन वहां तक पहुंचा। उसके बाद 1917 में चंपारण आंदोलन प्रसिद्ध है। गांधी जी ने वहां जो किसानों की बात थी, इंडिगो प्लांटेशन के विरोध में, अंग्रेजी क्रूड शासन के विरोध में किसान खड़े उठे, और वे चीज भारत के इतिहास में अच्छी तरह से दर्ज है। 1921 में मालाबार के क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। वे जमींदारों के खिलाफ, जो जमींदारों को संरक्षण अंग्रेजी हुकूमत देती थी, उनके विरुद्ध किसान खड़े उठे मलाबार के क्षेत्र में। और फिर 1928 में सरदार पटेल जी ने बारदोली का बहुत बड़ा आंदोलन रचा था। तो पहली बार आंदोलन नहीं हुए, आंदोलन तो बड़े बड़े हुए। लेकिन फर्क इतना है कि उस समय आप विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ते थे, उस समय कोई लोकतंत्र नहीं था, उस समय किसी आम नागरिक का कोई वजूद नहीं था, हमारा आपका कोई अधिकार नहीं था।
लेकिन तब भी अहिंसक आंदोलन किसानों ने रचा। 1931 में सरदार पटेल जी की बात कही जाए कि उन्हें किसान क्यों माना जाता है, क्यों? जब 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में उनको अध्यक्ष मनोनीत किया गया, उन्होंने शुरुआत इस बात से कही कि आज आप कांग्रेस पार्टी के इस बड़े मंच ने मुझे एक साधारण किसान को इस बड़ा ओहदा दिया, इज्जत दी। तो यानी सरदार पटेल जी अपने आप को किसान के रूप में देखते। यही उनकी सादगी, यही उनकी ताकत का रहस्य है। और मैं समझता हूं कि आज भी देश भर में जो क्रूर शासक हैं हमारे प्रदेश में, जिसको हम और आप जिससे जूझ रहे हैं, वही किसान की पहचान है, वही किसान की, फार्मर की आइडेंटिटी है जो इनके नीचे की जमीन को खिसका सकती है। और कोई आंदोलन असरदार साबित नहीं हुआ। समय समय पे लोगों की मांग उठती गई, बाबा लाठी चला देते थे, लखनऊ में छात्र आते थे, लाठी चल जाती थी। बेरोजगारी को लेकर लोग चिंतित थे, कभी कभी आ जाते थे कि भर्ती नहीं हो रही, लाठी चला दी। शिक्षा मित्र सड़क पे आ जाते थे, लाठियां चला दी। तो अलग अलग संगठन अपनी बात कहते थे और उन पे खूब लाठियां चलाई योगी जी ने। लेकिन वो किसान है जो 1 साल से लगातार डट के खड़ा है, लाठी भी खा रहा है, तरह तरह की उसकी प्रताड़ना हो रही है, तरह तरह की साजिशों का वो सामना कर रहा है, हट नहीं रहा। इसलिए मैं आज सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर हर एक उस किसान को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो विश्वास करे कि जो लोग सरदार पटेल जी का नाम ले रहे हैं आदर से, जो लोग चौधरी चरण सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, उस विचारधारा से अपने आप को जोड़ के देखते हैं, विश्वास कीजिए आज जो आप आंदोलन कर रहे हो, जब हमारी सरकार बन जाएगी आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है, सबके हाथ नहीं लगा, सब लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य 22 बातें हैं 2022 के 22 संकल्प, और उसकी वीडियो भी शायद यहां चलेगी, आप देखेंगे, उसका पर्चा भी अलग बनेगा। हम चाहते हैं कि वे 22 की 22 बातों को तो आप दिल में बैठाइए, दूर तक पहुंचाइए। मैनिफेस्टो की कॉपियां भी आपको मिलेंगी, हमारे पार्टी के वेबसाइट पे भी ऑलरेडी वो अपलोडेड है। जो पत्रकार भाई इंग्लिश और हिंदी में अगर उसे पाना चाहते हैं, वहां से भी डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल सकती है। हमने ये घोषणा पत्र तैयार कैसे किया और इतना जल्दी घोषित क्यों किया? 2 बातें हैं जिस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। पहले तो मैं श्रेय दूंगा जो हमने समिति बनाई, उसके अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर जी आपके आगे बोले, सह अध्यक्ष अजय कुमार जी पूर्व विधायक, और कुल मिला के 20 सदस्य उस समिति के थे, जिस समिति ने कई बैठकें की, लखनऊ में आके भी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत संगठनों और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनके प्रतिवेदन लिए, उनके सुझाव लिए। कई बार उस मसौदे पे हम लोग बैठे, यहां तक कि कई चीजें प्रचारित नहीं होती। मैंने डॉक्टर से लेके, वैज्ञानिक से लेके, अर्थशास्त्री और यहां तक कि जो एनआरआई हैं, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, जो आज विदेश में पढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, उनकी संगठनों से भी हमने बातचीत करी जूम के माध्यम से। उन्होंने कई बहुमूल्य सुझाव हमें और समिति को दिए। मैं श्रेय देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं पार्टी की तरफ से कि समिति ने बहुत सोच विचार करके जो मसौदा तैयार किया, बल्कि कल देर रात तक भी हमारे टीम के सदस्य इस पे लगे हुए थे, और फाइनल एडिटिंग और प्रिंटिंग और सारी चीज। लेकिन इंग्लिश में कहावत है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो आज हमारे पास अपना मैनिफेस्टो है और ये बात दर्ज हो गई। हमने एक बात तो दर्ज कर दी। हम पहली राजनीतिक पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में जो अपना घोषणा पत्र आज सार्वजनिक कर रहा है 4 महीने पहले। मैं मानता हूं कि हमने जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए व्यापार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं,
जो औद्योगिकीकरण की जरूरत है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, जो हमें नई क्रांति लानी है, जिस माध्यम से रोजगार का सृजन हो सकता है, उस विषय को भी हमने लिया। पर्यावरण के विषय को लिया, महिला सशक्तिकरण, खेल की नीति क्या होनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी पदक जीते। आज क्या होता है कि खिलाड़ी यूपी का है, लेकिन ना उसके कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था, ना उसे कोच, ना उसे खेलने के लिए जमीन या स्टेडियम मिल पाता, ना प्रतियोगिताएं होती, और वो खिलाड़ी अल्टीमेटली जाके पंजाब की टीम से या हरियाणा की टीम से जाके खेलता है, और हो सकता है वहीं जाके बस भी जाते हैं, वहीं जाके उनको मेडल मिलते हैं, वहां की सरकारें उनको नौकरी भी दे देती हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। युवा प्रतिभाओं को मंच देने की आवश्यकता है। और कई बात हमने पिछले 1 महीने से जो आशीर्वाद पद कार्यक्रम हो रहा था विभिन्न जनपदों में, मैंने हर सभा में एक नई बात कही भी है, कई सभाओं में वो बातें दोहराई भी हैं कि लोगों के मन में वो बात दिल में दर्ज हो, लोगों को पता लग पाए कि हमारे 2022 के 22 संकल्प क्या हैं। एक बड़ा मुद्दा जो हमने छेड़ा है, 1 करोड़ नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम देंगे। मैं जानता हूं कि ये आंकड़ा इतना बड़ा है, मैंने जहां जहां बोला 1 करोड़, कुछ तो नौजवान मुस्कुरा रहे थे और कुछ के हाथ एकदम उठ गए, कुछ तो कूदने लगे, और बुजुर्ग भी बहुत उत्साहित हुए। कुछ लोगों के मन में शंका होगी कि 1 करोड़ कैसे होगा, जरूर उठी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में जब योगी जी ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया था विश्व कौशल दिवस के अवसर पर कि 5 साल में हम 70 लाख नौकरी देंगे। नहीं दी गई। 5 साल पूरे हो गए और आज पूरे देश में योगी जी होर्डिंग लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमने 4 लाख नौकरी दी। मान रहे हैं कि हमने सिर्फ मात्र 4 लाख नौकरी दी। ऐसे में मैं जानता हूं कि लोग कहेंगे कि 1 करोड़ कैसे पूरा हो। मैं समझता हूं कि अगर सरकार कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देगी, स्वरोजगार के जो लोग खुद प्रयास करते हैं, उनके आगे की जो कांटे बिछाए जाते हैं सरकारी तंत्र के द्वारा, अगर उन कांटों को हम हटा दें, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक बड़ा अभियान छेड़ें, प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधार दें, 5 साल में प्रदेश के 3-4% लोगों को रोजगार देना, 1 करोड़ तो आपको बड़ा लगता है, प्रतिशत तौर पे प्रदेश की आबादी का हिस्सा कितना है? 3 या 4% है। अगर आप 5 साल में 4% लोगों को भी नौकरी नहीं दे सकते, जो लोग कह रहे हैं कि असंभव है, अगर इस असंभव को हमने संभव नहीं बनाया तो प्रदेश का नौजवान यूं ही सड़क पर भटकता रहेगा। सामाजिक क्रांति आएगी। लानत है ऐसी सरकारों पर जो 5 साल में 3% लोगों को रोजगार ना दे पाए। ऐसी व्यवस्था से जुड़कर काम करने का भी कोई फायदा नहीं, और इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए व्यापक परिवर्तन लाने का संकल्प मैं खुले मन से, खुले दिल से इस मंच में माध्यम से आपके आगे ले रहा हूं। मैं ये भी मानता हूं कि जो बातें हम कह रहे हैं ना, उसका दूर तक प्रभाव है, और पार्टियां भी हड़बड़ाहट में आ गई, और दल भी कह रहे हैं भाई जल्दी घोषणा करो, और पुराना वाला मैनिफेस्टो लाओ भाई, उसी आधार पे कुछ बोल दो। उन्होंने अब तक किसी से पूछा नहीं था क्या चाहते हो, लेकिन हड़बड़ाहट में आप देखोगे एक के बाद एक अब घोषणा होंगी। हमें इससे कोई गुरेज नहीं। हमने कहा कि हम जो चीज देंगे हम स्वागत करते हैं। भाजपा की सरकार राज्य में है, भाजपा की सरकार केंद्र में है। हमने किसानों को कहा कि 6,000 मिलता, हम 12,000 देंगे, 15,000 देंगे। मोदी जी तय कर ले 23 दिसंबर में 15 का 20 कर दें, सबसे पहले मैं ताली बजाऊंगा। बिजली महंगी है, बिजली बहुत महंगी है। हमने नारा दिया किसान और बुनकर का पुराना बिल माफ, आगे की दर हाफ। हमें कोई गुरेज नहीं होगा। योगी जी तो चाहें तो आज शाम को फैसला ले सकते हैं,
योगी जी की तो बस की बात है। हम तो चाहेंगे कि हमने जो घोषित किया योगी जी उससे ऊपर कुछ करके दिखाएं। अभी तो सरकार है, अभी तो 4 महीने चलेगी उनकी, डंडे का कोई असर नहीं पड़ना, लेकिन चल तो रही है अभी 4 महीने। ले लें आदेश, ले लें निर्णय। डीजल और पेट्रोल का भाव, डीजल और पेट्रोल का भाव सैकड़ा पार। हम हर सभा में कह रहे हैं कि मोदी जी देखो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, सैकड़ा मार दिया। सब पे प्रभाव पड़ रहा है और बदतमीज मंत्री बयान दे रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5% पे फर्क पड़ता है। नहीं, आर्थिक गतिविधियां खत्म हो जाएंगी। सामान को ढोने की एक ही व्यवस्था है, डीजल पे आधारित है। किसान का काम बहुत बड़े पैमाने पर डीजल पे आधारित है। इन्हें कुछ जमीन का मालूम ही नहीं। लेकिन जब हम बार बार बोल रहे हैं कि डीजल डीजल पेट्रोल पेट्रोल, हो सकता है कि योगी जी जाग जाएं, हो सकता है कि चुनाव के पहले 2, 3, 4 रुपए कुछ जो राज का टैक्स है वो कम कर दें। हमें कोई गुरेज नहीं। यही तो बात है। हमने पहल की, हमने मुद्दों की बात की है। इन मुद्दों पे, इन विषयों पर दूसरी पार्टियों को भी गंभीर करने पे हमने मजबूर किया। वरना ये चुनाव, मैं बता रहा हूं आपको, अगला विधानसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा उससे कोई वास्ता आपका नहीं हो। झोपड़ी में रहने वाले, खेत में खलिहान में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटे उद्यमी, व्यापार स्थापित करने वाले, नौकरी हासिल करने वाले, नौजवान पढ़ने वाले, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होगा। अगला चुनाव अगर हमने घोषणा पत्र आज जारी ना किया होता तो योगी जी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने लड़ना चाहते हैं। वो तो औरंगजेब को गाली देकर लड़ना चाहते हैं। वो जिन्ना की बात करना शुरू कर देंगे कि जिन्ना का राज नहीं चलेगा। आप देख रहे हो अमित शाह जी कह रहे हैं कि नमाज हाईवे पे पढ़ी जाती है। इन पे कोई मुद्दा नहीं। जहां उनकी सरकार चल रही है, जहां लोग उनसे सवाल कर सकते हैं, तुरंत कुछ नया मसौदा तैयार करके पेश कर देते हैं कि जनता पूछ ना पाए कि सड़क, बिजली, पानी, नौकरी क्या हो। तो इसलिए हमने एजेंडा सेट किया है। मैं आप सबको वादा करता हूं, आप सब जिम्मेदार लोग हैं। जो कुछ आने वाले समय में अगर कोई परिवर्तन सरकार लाती भी है, इससे ज्यादा कुछ घोषित करती है, मेरा वादा हम फिर भी दोबारा रिवाइज करके, अगर सरकार 10 देगी तो 11 हम देंगे। क्योंकि इनका दिल आपके लिए नहीं धड़कता, इनका दिल आपके लिए नहीं धड़कता। आपके लिए दिल ऐसा हो जाता है उनका। आपके लिए कंजूस हैं। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, 5 साल का अनुभव खूब ले लिया। चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे आलू का उत्पादक हो, कोई भी वर्ग में आदमी जान गया कि सरकार ने आपके लिए कुछ किया नहीं। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि योगी जी अगर आज शाम को भी जाग गए और पूजा पाठ छोड़ करके अगर उन्होंने जो अपने शासन के काम हैं वो संभाल लिए और शाम को उन्हें एहसास हो गया कि चुनाव जीतना है तो किसान के लिए कुछ करना पड़ेगा, घोषणा कर दी, फिर भी हम उससे ज्यादा करेंगे। क्योंकि दिल खोल के अगली सरकार, दिल खोल के अगली सरकार प्रदेश के नौजवान और किसान के लिए काम करेगी। अगली सरकार में खजाने की चाबी, जो खजाना आज बंद है, जिस दरवाजे जो आपके लिए बंद हैं, वो खजाने के दरवाजे खोल लिए जाएंगे और खजाने के दरवाजे की चाबी भी आपके हाथ में होगी। और बाकी वादे तो बहुत हैं, सारी 22 बातें मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जो हमारा जिम्मेदार साथी है हमारे मैनिफेस्टो को ले, हर पहलू को समझे। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इसमें अगर कोई परिवर्तन भी करना है आगे चुनाव तक, और भी कोई सुझाव देता है और कोई चीज ऐसी हो जो हमने लिखी नहीं हो, उससे भी ज्यादा हम करने की मंशा रखते हैं, उससे भी ज्यादा सरकार बनेगी, हम आपके लिए काम करेंगे। अब सभी साथियों को दूर दूर से आप आए, मैं धन्यवाद देता हूं। लखनऊ घूमो, जो लखनऊ के बाहर से आए हैं, लखनऊ घूमो, लखनऊ की चाट खाओ। यहाँ बदनाम सरकार है और एक बदनाम लड्डू वाला भी है, वहां के भी लड्डू ट्राई करना। दुकान है ना बदनाम लड्डू की, दुकान है अलग लखनऊ में, फेमस है। क्या करना है अध्यक्ष जी?
चलिए सभी साथियों को धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह, किसान मजदूर एकता।